गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग फर्स्ट यूनिट की बात करेंगे। जैसा हम सब लोगों को पता है, फर्स्ट यूनिट में हम लोगों के दो चैप्टर कवर होते हैं, चैप्टर नंबर 1 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एंड चैप्टर नंबर 2। और आज फर्स्ट यूनिट में हम लोग ब्रीफिंग करना चाहेंगे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स की एज वेल एज डायग्राम्स की। डियर स्टूडेंट, जैसा हम लोगों को पता है, फिजिक्स के आंसर शीट में जो हम लोग डायग्राम्स बनाते हैं उनका काफी बड़ा रोल होता है। तो मैं ऐसा समझता हूं जो डायग्राम आज हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, उनकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे फर्स्ट यूनिट में। डियर स्टूडेंट, कई बार वो डायग्राम हमको देता है और उसके बेसिस पे क्वेश्चन डिस्कस कर लेता है, और कई बार क्वेश्चन के अंदर डायग्राम को देने की हमें जरूरत होती है, हमें ड्रॉ करना होता है। तो किन किन बातों को हमें उन डायग्राम्स पे ध्यान रखना चाहिए, ये बात हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। या थोड़ा बहुत ब्रीफिंग करेंगे कुछ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स की। जैसे जो 1 मार्क्स के हम लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, बिल्कुल डीप से लाकर के क्वेश्चन लेके आता है, तो उनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, जिनको हम व्हाट्स भी कह सकते हैं। हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस की बात हम लोग कर सकते हैं। रेस्टोरेंट, सबसे पहले हम लोग कूलम्स लॉ का जो फॉर्मूला है उसमें बात करना चाहेंगे कि अगर सीजीएस यूनिट सिस्टम होता है तो ऐसा यूनिट सिस्टम होता है, तो उसमें क्या फर्क आता है। सबको पता है कूलम्स फोर्स जो है F इक्वल्स टू स्मॉल के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर होता है। नो डाउट ये स्केलर फॉर्म में डिस्कस किया है। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म के टर्म्स में डिस्कस करता हूं तो यहां निश्चित रूप से मेरे को क्या करना होता है, इस पावर को 3 करना होता है, और यहां पर यूनिट यहां पर आर वेक्टर प्लेस करना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट हो गया। अब बात हमारी आती है यहां पे के बारे में। नो डाउट ये के हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अगर हम कूलम्स फोर्स को ऐसा यूनिट सिस्टम में मेजर करने की बात करते हैं, कंप्यूट करने की बात करते हैं, तो यहां के की वैल्यू हमारी 1 आती है। तो हमारा फॉर्मूला शॉर्ट लिस्ट होकर के आ जाता है Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। नो डाउट फोर्स की यूनिट हमारे यहाँ पे डाइन आएगी। डायरेक्शन जैसा हम लोग जानते हैं कि अगर लाइक चार्जेस है तो रिपल्सिव होगा और अनलाइक चार्जेस है तो अट्रैक्टिव होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को देनी है। अगर मैं सेम फॉर्मूले को एसआई सिस्टम में बात कर रहा हूं, तो एसआई सिस्टम में हम सब लोग पढ़ के आ ही रहे होते हैं, के की वैल्यू वैक्यूम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, जिसकी अर्थमेटिक वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। नो डाउट यहां यूनिट की बात करें, के की यूनिट के बारे में बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। देखिए डायमेंशन हम लोगों से कई बार एप्सिलॉन नॉट की यहां से डिस्कस हो जाती है, कई बार यूनिट हम लोगों को डिस्कस हो जाती है, कई बार के की डायमेंशन हम लोगों को डिस्कस हो जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, के की डायमेंशन जो होगी वो बिल्कुल रिवर्स होगी किसके, एप्सिलॉन नॉट के। तो मैं ये चाहूंगा कि आप यहां से इन सारी बातों को एम्फसाइज करते हुए अपने क्वेश्चंस को तैयार कर लें। बाकी कॉम्प्रिहेंसिवली हम लोग अपनी रेगुलर क्लासेस में कर ही चुके हैं, तो मुझे यहां सिर्फ पॉइंट आउट करना है कि किन किन बातों को आप लोगों ने अभी रिवाइज करना है। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट की बात करेंगे, एसआई सिस्टम में तो न्यूटन आएगा, यानी ये जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आ रहा है फोर्स का, वो न्यूटन में मेजर होके आएगा। डायरेक्शन वही रिपल्सन और अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट होगा। डियर स्टूडेंट्स, डायग्राम की बात अगर हम लोग करते हैं तो यहां सबसे पहला क्वेश्चन ये पेंटागन का आता है। कभी आईआईटी में पूछा गया था, आई थिंक 1991 में। यहां वो बैलेंसिंग की बात कर रहा था। अब जिस बच्चे ने इसको बिल्कुल कैजुअल लिया, वो बड़े आराम से इसका आंसर दे गया, और जिसने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पे ज्यादा भरोसा किया, थिंक प्रोसेस लगाया ही नहीं, नो डाउट वो बेचारा परेशान होता रहा और फाइनली आंसर आया नहीं। क्वेश्चन क्या कहता है ये, क्वेश्चन ये कहता है कि यहां पर रेगुलर पेंटागन है। रेगुलर पेंटागन आप जानते होंगे, एक ऐसा पेंटागन जिसकी सारी साइड्स सेम है। रेगुलर पेंटागन के हेक्सागन है, यहां पे 2 4 5 हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन है। पेंटागन का भी क्वेश्चन हो सकता है, डजंट मैटर। तो डियर स्टूडेंट्स, इसने क्या किया कि 5 वर्टिसेस पे तो चार्ज प्लेस कर दिया, और सब पे जो चार्ज प्लेस किया वो +q प्लेस किया, सेंटर पे यहां पे -q प्लेस किया, एज वेल एज एक वर्टेक्स को इसने खाली छोड़ दिया, एक वर्टेक्स पे चार्ज नहीं किया। अब इसमें कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक बार कॉन्सेप्ट जनरेट हो गया आईआईटी से, तो उसमें लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करके बना दिया।
पहले वो क्या कहता है कि सेंटर पे कोई चार्ज नहीं है, अब यहां कितना चार्ज रखा जाए कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। स्टूडेंट्स बड़ा नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। ये देखिए रेगुलर है, सारे के सारे एक दूसरे के इफेक्ट्स को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो चार्ज हम लोगों का बाकी वर्टिसेस पे रखा हुआ है उतना ही रखा होगा, तो यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अब वो यहां आकर के कहीं ना कहीं पूछ लेता है जी कि इस पूरे सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होगा, तो अगेन वही कॉन्सेप्ट कि भैया एक के लगाने से जीरो हो रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, फोर्स जीरो हो रहा था, इसका मतलब हमें सिर्फ सिंगल की वजह से बताना है। बिल्कुल ऐसा ही कॉन्सेप्ट आया था ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड सेंटर में बताओ, सेंटर बताओ, तो अगेन यहां से क्वेश्चन हमारा वही निकल जाता है कि देखो भैया बाकी 5 की वजह से लग रहा है, छठवें की वजह से लगता तो जीरो हो जाता, इसका मतलब जो इफेक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा वो कहीं ना कहीं इस अकेले की वजह से जो भी लग रहा है वो होगा। अब देखिए मैंने अगेन यहां ब्रीफिंग की है, अब जिस बच्चे ने रेगुलर क्लासेस नहीं कर रखी उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, तो उसको कहीं ना कहीं हमारी रेगुलर क्लासेस को पीछे एक बार जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि बिकॉज ऑफ वी आर गोइंग फॉर हियर जस्ट फॉर ए रीकैप, तो एक दिन में मुझे पूरी यूनिट को कैसे तैयार करना है वो बात मैं यहां सीखने की कोशिश करूंगा। तो स्टूडेंट्स ये डिफरेंट क्वेश्चंस यहां हमारे जनरेट होते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड निकालने का जो फॉर्मूला है वो तो सबको पता है, E equals to square root E1 square plus E2 square plus 2 E1 E2 cos थीटा। डियर स्टूडेंट्स ये थीटा जो है वो E1 और E2 के बीच का है। अगर इस फॉर्मूले को लेकर के मैग्नीट्यूड निकालने की बात की, डायरेक्शन निकालने की बात की, तो मैं समझता हूं ये क्वेश्चन जो है ना आपका आधा घंटा भी खा सकता है और आंसर फिर भी शायद गलत हो जाएगा। अब मैं आगे की बात करना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स, तो काफी सारी चीजें हमें यहां से क्लियर होती हैं। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्रिंसिपल को लेकर के। देखने के लिए कहने के लिए हमें दिखाई नहीं दे रहा है यहां पे, लेकिन वही कॉन्सेप्ट हम लोगों का आता है। जरा देखिए क्या है। स्टूडेंट्स ये तो मेरे पास प्लेट है और इन दो प्लेट्स पे फिर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। दोनों पे वो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ले लेता है, एक पे पॉजिटिव लेता है एक पे नेगेटिव लेता है, दोनों पे नेगेटिव लेता है। एक पॉइंट मेरा यहां पे शो करता है, दूसरा बीच में शो करता है और तीसरा तीसरी साइड में शो करता है। अब वो डिफरेंट प्लेसेस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड स्ट्रेंथ हम लोगों से डिस्कस करता है, कई बार वो पोटेंशियल डिस्कस करता है। अगर ये कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर हो जाए तो कैपेसिटर का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी हद तक क्लियर हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स जरा मैं देखना चाहूंगा यहां पे बड़ा मजेदार सा कॉन्सेप्ट पी पॉइंट। अब नो डाउट मेरा पी पॉइंट जो है वो ये वाला है, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज लिए हुए हैं। क्वेश्चन को केयरफुली आपने पढ़ना है, अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो अलग आंसर आएगा, दोनों नेगेटिव है तो अलग आंसर आएगा, और दोनों पॉजिटिव है तो अलग आंसर आएगा। तो हमने यहां दोनों पॉजिटिव कंसीडर कर रखे हैं। बाकी आप इसे होम असाइनमेंट समझ सकते हैं कि दोनों नेगेटिव लेकर के आप चीजों को निकालने की कोशिश करें, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव लाएं। पॉजिटिव नेगेटिव की भी पोलैरिटी चेंज करता है कि आपने ए प्लेट पे एक बार पॉजिटिव लिया, बी पे नेगेटिव लिया, फिर बी पे पॉजिटिव लिया, ए पे नेगेटिव लिया। तो रीजनिंग डेवलप करने के लिए एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग जनरेट कर सकते हैं। अब आपके एग्जाम में कौन सा आएगा नोबडी नोस। चलिए तो दोनों पॉजिटिव की वजह से यहां पे ई ए और ई बी जो है दोनों का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं इनफाइनाइट थिन शीट की बात कर रहे हैं, दैट इज नॉट थिक, थिन शीट की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए प्लेट की वजह से हो गया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ये दूसरी प्लेट की वजह से हो गया। नो डाउट। अगर मैं पॉइंट पी की बात करूंगा तो ये फील्ड स्ट्रेंथ मेरे को मिलेगी। डायरेक्शन मैंने यहां डायग्राम के ऊपर रखी है, पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम प्लेट होगा। इसी तरह से पॉइंट क्यू की बात मैं करता हूं, पॉइंट क्यू इन दोनों प्लेट्स के बीच में है, सेंटर पर मैं इसको कह सकता हूं। एक पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए जब ए और बी की जो चार्ज डेंसिटी है सिग्मा ए और सिग्मा बी जो है वो कैसी है, आपस में बराबर है, तो वहां जीरो हो जाता है, तो हम लोग सेंटर की भी बात कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक केस बन जाता है। डियर स्टूडेंट्स दोनों डायरेक्शंस मेरे को यहां पे अपोजिट दिख रही हैं, इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ, यहां सब्ट्रैक्शन होगा, बड़े में से छोटा घटाओगे, डायरेक्शन बड़े की दोगे अगर ये सेंटर पे नहीं पूछता तो। पॉइंट आर की बात करें, आर मेरा दूसरे साइड में ये वाला पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स। यहां अगर मैं देखता हूं
तो दोनों पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी है, दोनों की डायरेक्शन अवे फ्रॉम प्लेट्स होगी, अल्टीमेटली दोनों ऐड हो जाएंगे, ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब ये पीछे बच्चे बैठे हुए हैं, बड़े होशियार बच्चे हैं जो पीछे बैठे हुए हैं, वो कह रहे सर ये आपने ऊपर जो है ना ये एक्सप्लेनेशन दे दिया, ये क्या है? बच्चों मैं एक्सप्लेनेशन तो आपको दे चुका हूं, लेकिन उसको मैंने यहां आपको नहीं बताया क्या है। देखिए अगर मेरे पास कोई रेगुलर बॉडी है, जैसा मैंने ऊपर दिखाया था पेंटागन या हेक्सागन की बात की थी, तो उसके सेंटर पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात की है, सारे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की क्या सेम चार्ज है, तो यहां सेंटर पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात की है, तो ये जीरो दिखाया है इसका। अब पोटेंशियल की बात हम लोग करते हैं, तो पोटेंशियल के केस में क्या होता है कि सारे के सारे चार्ज जो है वो यहां पोटेंशियल डेवलप करेंगे, स्केलर क्वांटिटी है, तो यहां क्या होगा V एट सेंटर जो है वो KQ ओवर R होगा, जबकि R ये सेंटर से वर्टेक्स की डिस्टेंस है। नो डाउट डियर स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस आपको पेंटागन के लिए हेक्सागन के लिए ज्योमेट्री की हेल्प से याद रखनी पड़ेगी कि कितनी होती है, अगर आपको ये साइड भी रखी हो तब। अब बात आती है कि अगर ये मेरे पास 5 चार्जेस है तो यहां 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 चार्जेस है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 7 चार्जेस है तो 7 से कर दोगे। ये कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट्स मेरे पास में। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं, इसका भी डायग्राम देखिए, बड़ा मजेदार सा केस है, यहां मैंने नहीं रखा। यहां क्या है भैया, कोई पॉइंट चार्ज है और इस पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात करता है, दैट इज KQ ओवर x स्क्वायर। पोटेंशियल की बात करता है, दैट इज KQ ओवर x। ये कॉन्सेप्ट है डियर। अब हम लोग और बात करना चाहें, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस इफ x इक्वल्स टू प्लस माइनस r बाई रूट 2। तो ये पर्टिकुलर किसी केस का है, इट्स योर होमवर्क, जरा ढूंढिए कि आपको x की वैल्यू प्लस माइनस r बाई रूट 2 किस केस में मिलेगी। यहां E मैक्सिमम की बात की, देखिए 6 आ रहा है, तो 6 किस केस में आता है, ये भी अगेन आप लोगों को थोड़ा सोचना है। भाई बात तो यहां क्लियर है, q अपॉन a स्क्वायर है, एप्सिलॉन नॉट अपने आप में ठीक है, लेकिन जो 1/4 पाई आता था उस 4 पाई की जगह पे 6 स्क्वायर रूट 3 है। अगेन आपके लिए थोड़ा सा एक टास्क मिल गया, इस टास्क को आप लोग कंप्लीट कीजिए। देखिए ये कहां से मिलता है, हालांकि इससे ज्यादा हॉट्स आपके यहां सीबीएसई में बन नहीं सकता, ये निश्चित रूप से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको लेकर के हम लोगों ने डिजाइन किया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स मैं अब आगे बढ़ना चाहूंगा, ये ग्राफिकल वेरिएशन की बात करूंगा इलेक्ट्रिक एंड पोटेंशियल की किसी भी चार्ज को लेकर के। बहुत ही मजेदार सा कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स। अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाली बुक हमारी देखेंगे तो उसमें इसी डायग्राम को हम लोगों ने फ्रंट पेज पे रखा है, बहुत जानदार सा कॉन्सेप्ट है। ये देखिए, ये मेरे पास कोई चार्ज है, अब अगर ये स्फेरिकल बॉडी में कंसीडर करता हूं और कंडक्टिंग कंसीडर करता हूं तो सारा चार्ज बाहर आ जाएगा, सबको पता है। डाइलेक्ट्रिक अगर मैं कंसीडर करता हूं तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, सब लोगों को पता है। अगर मैं यहां चार्ज Q की बात करता हूं और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो इससे बाहर की तरफ रेडिएटेड मानता हूं, तो नो डाउट इस स्फेरिकल शेल, कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल ले सकता हूं या कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ले सकता हूं, दोनों के केस में सेम है, यही आपके सिलेबस में भी है। तो डियर स्टूडेंट्स सरफेस तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो होता है, देखो इस रीजन में जीरो दिखा रखा है। सरफेस पर इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मैक्सिमम होगा बच्चों, ये मैक्सिमम दिखा रखा है। अब सरफेस के बाद जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे तो E की जो प्रोपोर्शनलिटी है वो 1/r² के अकॉर्डिंग होती है। अल्टीमेटली मेरे को ये स्टीपर ग्राफ इस तरीके से मिल जाएगा, ये कभी भी यहां इस r एक्सिस को टच नहीं करेगा। सेम कॉन्सेप्ट मैं पोटेंशियल का लेता हूं, तो डिस्टेंस अगर कोई मेरे पास कंडक्टिंग स्फीयर है या कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है तो सेंटर से सरफेस तक इसका जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट होगा, जीरो नहीं होगा, कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट वैल्यू दिखा रखी है और मैक्सिमम भी होगा। सरफेस के बाद जब बाहर जाएंगे तो ये 1/r की प्रोपोर्शनलिटी रखता है, तो हमें जो ग्राफ है वो कंपैरेटिवली लेस स्टीपर मिलेगा और ये भी हमारा एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट सा ग्राफ है,
अब देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इसको वो डाइलेक्ट्रिक ले सकता है, डाइलेक्ट्रिक लेगा तो ग्राफ थोड़ा सा हमारा चेंज हो जाएगा। तो अगेन आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट या टास्क है कि अगर ये मैं कंडक्टिंग ना लेकर के, देखिए कंडक्टिंग का शेल हो या सॉलिड हो डजंट मैटर, सेम ग्राफ आना है, लेकिन अगर ये डाइलेक्ट्रिक है, सॉलिड है, तो उसका जो केस होगा वो फर्क आएगा। अगर डाइलेक्ट्रिक शेल भी है तो डाइलेक्ट्रिक शेल में आप लोगों का सेम केस रहेगा, सेम ग्राफ आप लोगों को मिलेगा। तो डाइलेक्ट्रिक सॉलिड स्फीयर के लिए आप थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे, ढूंढने की कोशिश करेंगे और आंसर मैच करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा जो सेकंड कॉन्सेप्ट आता है वो आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस का। डियर स्टूडेंट्स, बहुत बार क्वेश्चन आपसे डिस्कस हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन के पैटर्न को लेकर के। देखिए हर फिगर अपने आप में कुछ कहती है। क्या सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑब्वियस है पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस होंगी। कोई जरूरी नहीं है आप सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन को दिखाओ, क्योंकि या तो इनफाइनाइट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस होंगी। सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इमर्जिंग आउट होंगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। अब उसको कई बार वो ये भी कहता है Q इज ग्रेटर देन 0। अब Q इज ग्रेटर देन 0 का मतलब सीधी सी बात है ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। या वो कहता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बात तो एक ही है। अगर आपको फंडा क्लियर है तो ठीक है, अब जो रट के गया था वो तो सिर्फ ये फिगर रट के जाएगा, लेकिन इसके पीछे क्या क्या हो सकता है जिसने कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ा है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, वो मजे से कर पाएगा। दूसरा तरीका तो पता ही है आपको कि कोई होशियार सा लड़का बैठा हो जितनी क्लासेस में पढ़ने वाला, तो निश्चित सी बात है वो सारा ठीक कर ही देगा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नेगेटिव चार्ज का। अब ये नेगेटिव चार्ज अगर है तो परपेंडिकुलर इनवर्ड होंगी, इसको वो कह सकता है Q इज लेस देन 0, या कह सकता है ए बॉडी विच हैव सम एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स का भी मतलब ये हुआ। ये तो हो गया मेरा इंडिविजुअल चार्ज का कॉन्सेप्ट। अब अगली बात, मान लीजिए कोई डाइपोल है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो उस स्थिति में क्या होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा एक नेगेटिव चार्ज है तो ऐसी स्थिति में जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट होगा वो निश्चित रूप से बड़ा मजेदार सा होगा। क्या होगा जरा हम लोग देखते हैं। पोजीशन से बाहर निकलेंगी, सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी ऑलवेज, और नेगेटिव में एंटर करेंगी तो ये लूप बन जाएगा। अब देखिए ये लूप जो है क्लोज कंटीन्यूअस लूप नहीं है, एक जगह से शुरू हो रही है दूसरे पे जाकर एक एंड हो जाती है, तो इसे हम लोग क्लोज कंटीन्यूअस कर्व नहीं कह सकते। डियर स्टूडेंट, जितनी आउटवर्ड या इनवर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस हमें मिलती है ये बड़ी रेडियस को कंप्लीट करके यहां पे आती हैं। मान लीजिए दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, अब ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो भैया निकलेंगी तो परपेंडिकुलर ही, लेकिन वो रिपल्सिव फोर्स की वजह से अपने पास से रेडिएट हो जाएंगी और कभी भी एक दूसरे से टच नहीं करेंगी। सबको पता है कि दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन अगर किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गई या टच कर गई तो वहां दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकती हैं, और दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकती हैं तो दो डायरेक्शन हो सकती है, और अगर दो डायरेक्शन होती है तो आपको पता ही है कि दो डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट में कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो ही नहीं सकती, तो ये भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है। अब डियर स्टूडेंट्स, बीच में अगर मैं बात करूं तो कोई एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहां दोनों चार्जेस का इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेगा, खत्म करेगा, तो उस पॉइंट को जहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वैल्यू 0 है उसे बोलते हैं हम लोग न्यूट्रल पॉइंट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को न्यूट्रल पॉइंट का मिलता है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए, डाइपोल के लिए। अब अगले डायग्राम को मैं देखूं तो इसमें क्या हो रहा है, एक चार्ज काफी बड़ा है दूसरा चार्ज कंपैरेटिवली काफी छोटा है और दोनों ही पॉजिटिव है। यह भी मजेदार सी बात है डियर स्टूडेंट्स, अगर दोनों पॉजिटिव है तो दोनों से ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस जो है वो निकलेंगी, लेकिन जो बेंडिंग है सबको पता है जो मजबूत है वो ज्यादा देर तक स्ट्रेट लाइन चलता रहेगा, अपने पाथ पे चलता रहेगा,
लेकिन जो कमजोर है वो जल्दी डेविएट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चीज हम लोगों ने इस डायग्राम में दिखा रखी है। अब नो डाउट अगर नेगेटिव चार्ज है तो उस स्थिति में ये एंटर कर जाएगा, और अगर दोनों ही पॉजिटिव हैं तो कभी भी एंटर नहीं करेगा। डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस को लेकर के। अब देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस अगर मैं कंपेयर करने बैठता हूं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, हालांकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम लोग पढ़े हैं यूनिट नंबर 3 में, चैप्टर नंबर 4 में, 5 में। डियर स्टूडेंट्स, तो कंपैरिजन तो बनता ही है। यहां मैंने बताया था कि दे आर नॉट क्लोज कंटीन्यूअस कर्व्स, पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव में एंटर कर जाती है। लेकिन जो हमारे पास मैग्नेट होती है उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से बाहर निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर करती हैं। तो जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ होती है, लेकिन इनसाइड मैग्नेट साउथ से नॉर्थ होती है। इस तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो क्लोज कंटीन्यूअस कर्व बनाती हैं, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज कंटीन्यूअस कर्व नहीं बनाती। पेशेंट्स, यहां एक बात और भी समझने की है। मानिए एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा लेसर पॉजिटिव चार्ज है, अब क्या होगा? जैसा मैंने ऊपर केस भी आपको दिखा रखा था। डियर स्टूडेंट्स, इस केस में भी इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन पॉसिबल है। एक बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी बॉडी न्यूट्रल है, ना उसका पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, अब भी इसमें अट्रैक्शन पॉसिबल है। एक बॉडी पॉजिटिव है, दूसरी नेगेटिव है, अब तो अट्रैक्शन होगा ही होगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, जब रिपल्सन की बात हम लोग करते हैं तो रिपल्सन जनरली हम लोगों को तब मिलता है जब दोनों ही बॉडीज के ऊपर ऑलमोस्ट सेम मैग्नीट्यूड का सेम चार्ज होता है, लाइक चार्ज होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां कब अट्रैक्शन पॉसिबल है, कब रिपल्सन पॉसिबल है? देखिए, जो आपके यहां एसर्टेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं उनमें निश्चित रूप से वो इस तरह की हरकत करता है। वो आपको 2-3 केस देता है, उसके बेसिस पे पूछता है कि ए पॉसिबल है, बी पॉसिबल है, ए बी दोनों पॉसिबल है, ए बी में से कोई भी पॉसिबल नहीं है, या एक कॉज है दूसरा इफेक्ट है। तो निश्चित रूप से उन क्वेश्चंस पे थोड़ा सा एम्फसाइज करना है। और ऐप के अंदर हम लोगों ने एसर्टेशन वाले काफी सारे क्वेश्चंस डाले हुए हैं, आपसे टेस्ट में भी लिए हुए हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिएगा, हो जाएगा। वैसे तो बात यह है कि अगर एग्जामिनर थोड़ी सी मेहनत कर ले तो वो नए नए बहुत सारे क्वेश्चंस भी जनरेट कर सकता है फिजिक्स में। हर टॉपिक के ऊपर हर तरीके का क्वेश्चन जनरेट हो सकता है, केस स्टडी भी बन सकती है। डियर स्टूडेंट्स, इसलिए कॉम्प्रिहेंसिव फिजिक्स को जरूरी है पढ़ना अगर आपको 100% मार्क्स लेने हैं। इंडक्शन, देखिए इंडक्शन क्या है? एक कहावत हम लोगों ने पढ़ी थी बचपन में, खरबूज को देख करके खरबूज रंग बदलता है। डियर स्टूडेंट्स, बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के अगर कहीं चार्जिंग पॉसिबल है, अगर कहीं कोई इफेक्ट ट्रांसफर पॉसिबल है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंडक्शन कहते हैं। यहां देखिए क्या कह रखा है हमने, ये एक प्लेट दे रखी है, यहां पे हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, प्लेट हमारी जीरो चार्ज पे है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इफेक्टिव चार्ज जीरो है। अब जैसे ही मैं पॉजिटिव चार्ज लगाऊंगा तो ड्यू टू इंडक्शन इस प्लेट का, कंडक्टिंग प्लेट है, डाइलेक्ट्रिक में थोड़ा इफेक्ट ये कम मिलता है और कंडक्टिंग में 100% मिल जाता है, ऐसा मानते हैं। उसके लिए भी आगे हमने फॉर्मूला दे रखा है, बताते हैं, समझाते हैं। पेशेंस, कंडक्टिंग प्लेट है मान लीजिए, तो ऊपर वाली सरफेस नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो होगा, और दूसरा सरफेस जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर मैं देखता हूं तो इस प्लेट को क्रॉस करके ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस या पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट पूरा पूरा ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये तो इंडक्शन से हम लोगों ने इसको देख लिया। मान लीजिए मैं इसको अर्थ कर देता हूं। देखिए अर्थ का कांसेप्ट क्या है, ये हम लोग बहुत पढ़ेंगे आगे चल के। डिस्टेंस, अर्थ का मतलब जो हमारी अर्थ प्लैनेट है उसके साथ में किसी कंडक्टिंग वायर के थ्रू इसको कनेक्ट करना है। अब अर्थ चूंकि अपने आप में बहुत बड़ा है, इसके ऊपर ट्रिमेंडस अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज है,
ट्रिमेंडस अमाउंट में नेगेटिव चार्ज है और न्यूट्रलाइज होकर के जीरो चार्ज है, हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं। अब कोई ये कहेगा साहब हमने इसको पॉजिटिव क्यों नहीं एज्यूम किया, हमने इसको नेगेटिव क्यों नहीं एज्यूम किया, तो इस बात का कहीं कोई मतलब लॉजिकली आंसर नहीं है। हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना ही होता है, फिजिक्स में हर चीज में हमारा एक रेफरेंस पॉइंट होता है, और जिन चीजों को हम लोग आसानी से कंप्यूट नहीं कर पा रहे या किसी रेफरेंस के टर्म्स में नहीं दे पा रहे, तो वहां थोड़ी सी दिक्कत आती है। लेकिन हमने अपनी स्टडीज को आसान बनाने के लिए अर्थ के पोटेंशियल को, अर्थ के नेट चार्ज को जीरो कंसिडर कर लिया। तो डियर स्टूडेंट्स होगा क्या, इंडक्शन की वजह से यहां तो नेगेटिव चार्ज आएगा ही आएगा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज मेरा इंड्यूस हुआ था वो मेरा अर्थ में एसिमुलेट हो जाएगा, यानी अर्थ से इलेक्ट्रॉन आएंगे और इस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट अर्थिंग का भी हमारे समझ में आ गया, हमें इंडक्शन का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर ये इंड्यूस चार्ज होगा वो कंडक्टिंग प्लेट के लिए तो हमने बता दिया कि 100% होता है। मान लीजिए यहां पे प्लस का क्यू चार्ज है तो यहां पे माइनस का क्यू चार्ज हो जाएगा और यहां पे अगेन प्लस का क्यू चार्ज हो जाएगा। लेकिन अगर ये प्लेट मेरी कंडक्टिंग नहीं है, डाइलेक्ट्रिक है, इट मे बी माइका की बनी है, इट मे बी ये वुड की बनी है या व्हाटएवर सो कांच की बनी है, तो ये सब डाइलेक्ट्रिक है, सब लोग जानते हैं। स्टूडेंट्स अगर ये प्लेट डाइलेक्ट्रिक है तो जो इफेक्ट है वो 100% ट्रांसफर नहीं होगा। कितना ट्रांसफर होगा जी, ये ना, ये फॉर्मूले से आप देख लेंगे, दैट इज q डैश इंड्यूस्ड चार्ज, माइनस का साइन साथ में, q वो चार्ज है जो हमने ऊपर लगा रखा था, 1 माइनस 1 अपॉन k, वेयर k दैट इज कैपिटल K दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। स्टूडेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग एप्सिलॉन r भी कहते हैं। तो देखिए हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, जो इंड्यूस चार्ज की क्वांटिटी है वो निकाल सकते हैं। हमेशा इंड्यूस चार्ज विद अपोजिट साइन होगा, वन थिंग। 100% हो सकता है अगर कंडक्टिंग है, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इनफाइनाइट है, जैसा कि मेटलिक प्लेट्स के लिए होता है। लेकिन कभी भी जो हमारा ओरिजिनल चार्ज है उससे ज्यादा इंड्यूस चार्ज नहीं हो सकता। अब कोई बच्चा कहेगा जी मैं यहां पे Q1 ले लेता हूं, यहां पे प्लस का Q2 ले लेता हूं, प्लस Q3 ले लेता हूं, हां बिल्कुल ठीक है। अगर मैं देखूंगा तो इस जगह पे मेरे को निश्चित रूप से Q1 Q2 Q3 इन तीनों का जो एल्जेब्रिक सम होगा उसके बराबर इंड्यूस चार्ज होगा। इसमें भी मैंने ये कंसीडर कर रखा है कि चार्ज और प्लेट के बीच में यहां पे क्या है, वैक्यूम है। अगर यहां इन केस कोई मेटेरियल फील्ड है तो फिर हमारा जो नीचे वाला फॉर्मूला है वही हमें इफेक्ट में लाना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स नो डाउट अगर मैं यहां कंसीडरेशन में लेता हूं तो जो चीज मैंने अभी बताई थी उसको मेंशन भी कर रखा है। मेटल्स के लिए के इनफाइनाइट होता है, इसलिए क्यू डैश जो होता है वो माइनस क्यू के बराबर हो जाएगा। चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट लेते हैं हम लोग, इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करेंगे एज वेल एज वर्क डन की बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के यहां ये क्वेश्चन बहुत ही बार डिस्कस हुआ है। दो डायग्राम से हम लोग बहुत कुछ सीख पाएंगे। सबसे पहली बात, हमारे यहां सिलेबस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। अब अगर ये डायरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की हमने यहां शो कर रखी है, इसका मतलब समवेयर देयर इज ए पॉजिटिव चार्ज और समवेयर दैट इज नेगेटिव चार्ज। ये बात दिमाग में बैठ जानी चाहिए, मैं यहां पे लिखूं या ना लिखूं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को शो करने के लिए इक्वी स्पेस्ड लाइंस होनी चाहिए, ये बात भी ठीक है। अब ये हम लोगों ने ऐसे मान लीजिए किसी फील्ड का एक छोटा सा पोर्शन ले रखा है। अगर हम एज ए होल कंप्लीट फील्ड की बात करें तो इस तरह का हमें कभी भी नहीं मिलता, दैट इज द आइडियल कंडीशन। स्टूडेंट्स यहां मैंने पॉइंट ए कंसीडर किया जो निश्चित रूप से पॉजिटिव चार्ज के नजदीक है, पॉइंट बी कंसीडर किया जो निश्चित रूप से नेगेटिव चार्ज के नजदीक है। इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो स्मॉल डी है। अब मैंने बी और सी पॉइंट की बात अगर करनी है तो सी पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ए से उतना ही है जितना कि बी का था। डिस्प्लेसमेंट बराबर है, देखिए डिस्प्लेसमेंट ये होगा मिनिमम डिस्टेंस। डियर स्टूडेंट्स नो डाउट। अब अगर मैं बात करता हूं तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है, पोटेंशियल सरफेस का कॉन्सेप्ट है, इक्विपोटेंशियल सरफेस का कॉन्सेप्ट है, वो हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होता है। आगे हमने डायग्राम दिया हुआ है, अभी देखेंगे उसको। अब डियर स्टूडेंट्स पॉइंट बी पर और पॉइंट सी पर दोनों पर सेम पोटेंशियल होगा
इसका मतलब बी से सी पे अगर मैं चार्ज को ले जाऊंगा तो निश्चित रूप से कोई भी वर्क डन मुझे नहीं करना होगा, या सी से बी पे ले जाऊंगा तो कोई भी वर्क डन मेरे को नहीं ले जाना होगा, करना होगा। एक कंडीशन और भी है कि अगर मान लिया आप जीरो चार्ज को ले जाते हैं तो जीरो चार्ज को ले जाने पे तो ना तो सी से बी पे कोई वर्क होगा, ना बी से ए पे होगा, ना ए से सी पे होगा, कोई वर्क होगा ही नहीं, क्योंकि चार्ज आप जीरो ले जा रहे हो। लेकिन अगर आप पॉजिटिव चार्ज ले जा रहे हो, नेगेटिव चार्ज ले जा रहे हो, तो उस स्थिति में वर्क डन या तो आपको मिलेगा या तो करना पड़ेगा। अगेन इट्स ए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू एज असाइनमेंट कि भैया पॉजिटिव चार्ज को ए से बी पे ले जाओगे तो क्या होगा, और नेगेटिव चार्ज को ए से बी पे ले जाओगे तो क्या होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इस पर किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को मैं ट्रैवल कराऊंगा तो कोई भी वर्क डन नहीं होगा। हां, ए से बी पे करूंगा तो वर्क डन होगा, और उतना ही वर्क डन ए से सी पे ले जाने में होगा। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे यहां समझाना था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मिलता है। अब वो बदलने के लिए क्या कर सकता है, सेम डायग्राम होगा, इलेक्ट्रिसिटी फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर देगा। सेम डायरेक्शन डायग्राम होगा, कभी पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां ले जाएगा, कभी नेगेटिव चार्ज को यहां से यहां ले जाएगा, कभी नेगेटिव चार्ज को बी से ए पे लाएगा, कभी पॉजिटिव चार्ज को बी से ए पे लाएगा। तो आपको हर सिचुएशन के लिए तैयार होना चाहिए। अब डियर स्टूडेंट्स, यहां से हमें सीख क्या मिली, हमें सीख ये मिली कि जो वर्क डन है वो डिस्प्लेसमेंट के डिपेंडेंट है, डिस्टेंस के नहीं। इस चीज को हमने यहां लिखा कि भैया ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, अब आप तीन डिफरेंट पाथ अडॉप्ट करते हो, पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2, पाथ नंबर 3। तो तीनों केसेस में जो वर्क डन है, किसी भी चार्ज को, मान लीजिए आप प्लस क्यू चार्ज को ए से बी पे ले जाते हो, चाहे किसी भी रास्ते से ले जाओ, तो वर्क डन कैसा होगा, सेम होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन के न होने का। अब एक छोटी सी बात और मैं बताना चाहूंगा। देखिए, सबने वर्क डन पढ़ा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ऑब्वियसली फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो भैया इस d को आप डिस्टेंस कैसे कह सकते हो, d क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में। अल्टीमेटली पाथ का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी भी पाथ से इसको ट्रेवल करो। इक्विपोटेंशियल सरफेस वैसे तो अभी मैंने समझा दिया, लेकिन एक डायग्राम हम लोग और देख लेते हैं, वो भी हमारे सीबीएसई एग्जाम में कई बार हमसे डिस्कस हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए, सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स की ही बात हम लोग यहां पे आज करने वाले हैं। ये हम लोगों ने यहां पे क्या लिया जी, कोई पॉजिटिव चार्ज ले लिया। कैसे पता लगा, क्योंकि आउटवर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज है सेंटर पे। अब ये मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, नो डाउट ये स्फेरिकल होगा, इलिप्टिकल नहीं है। डायग्राम को मैं थोड़ा सा एनहांस करके सही कर देता हूं आपको। ये कैसा होगा बच्चों, ये होगा स्फेरिकल, नॉट इलिप्टिकल। ये इलिप्टिकल नहीं होगा। अब जरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस और इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करें तो देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी। मैंने इसको यहां पे दिखाया, देखिए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस है, ऑब्वियस है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, यहां कहीं नेगेटिव चार्ज होगा, या मैं कहूंगा यहां पे मोर पॉजिटिव होगा और यहां पे लेस पॉजिटिव होगा, तब भी पॉसिबल है ये। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर ये हो गए पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ये सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब जरा देखो, पॉजिटिव चार्ज के नजदीक पोटेंशियल ज्यादा होता है, V1 ज्यादा होगा, कंपैरेटिवली कम और कम। यानी जैसे जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में आप आगे बढ़ोगे, जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे उनके मैग्नीट्यूड, पोटेंशियल जो मैग्नीट्यूड है वो रिड्यूस होते चले जाएंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, इस बात को कोई उल्टा करके सीख ले, कैसे कि भैया ये नेगेटिव चार्ज है, अब इससे इधर चलो, तो ऑब्वियस है मेरा जो पूरा का पूरा सिनेरियो उल्टा हो जाएगा, आंसर्स भी उल्टे हो जाएंगे। तो एनसीईआरटी में बड़ा एक प्यारा सा क्वेश्चन दे रखा है, दो फिगर बाजू बाजू में दे रखी है, एक में पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, एक में नेगेटिव चार्ज दे रखा है। कर लेना उसको ध्यान से, कोई भी डाउट होगा तो व्हाट्सएप कर देना, व्हाट्सएप नंबर मैंने यहां डाल रखा है। पॉजिटिव चार्ज में ए पॉइंट यहां कहता है, बी पॉइंट यहां कहता है। अब दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, कह रहा है भैया कहां ज्यादा होगा कहां कम होगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड करता है, कहता है जी कि बी से ए पे पॉजिटिव चार्ज ला रहा हूं क्या होगा, ए से बी पे पॉजिटिव चार्ज ले जा रहा हूं क्या होगा।
फिर क्वेश्चन को बदल देता है, क्या कहता है कि जी मैं नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव नहीं है जी, मेरे पास क्या है नेगेटिव चार्ज है, मैं उसको बी से ए पे ला रहा हूं जी, क्या होगा, और मैं उसी नेगेटिव चार्ज को मान लीजिए ए से बी पे ले जाता हूं तो क्या होगा, यानी वर्क डन मेरे को मिलेगा या करना पड़ेगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। जब तक आपको सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर नहीं होगी तब तक आप सही आंसर नहीं दे सकते। सीबीएसई बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, एनसीईआरटी के गिने चुने क्वेश्चंस हैं, वो मैं लिस्ट आपको डाल दूंगा, सिर्फ वो क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंसिवली आप कर लीजिए, आपको निश्चित रूप से 90 प्लस भी मिल जाता है। हालांकि वहां एक एक नंबर के लिए स्ट्रगल शुरू होता है, लेकिन बच्चों अच्छा मिल सकता है, बड़े आराम से मिल सकता है। और जहां तक बात है 60 70 75 नंबर की आउट ऑफ 100, वो तो फिर पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती, वो ऐसे ही आ जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं और आगे बात करूं, देखिए ये नेक्स्ट फिगर हम लोगों ने रखी है, ये भी क्वेश्चन हम लोगों से सीबीएसई में बहुत बार डिस्कस हुआ है, इक्विपोटेंशियल सरफेस को लेकर के। ये देखिए, नो डाउट अगेन पढ़ने के लिए बहुत कुछ हमें यहां मिल रहा है। क्या क्या मिल रहा है जी, देखिए ये वाई एक्सिस हम लोगों ने यहां पे लिया, एक्स एक्सिस लिया, और ये हमने यहां पोटेंशियल दे दिया जी 20 वोल्ट 30 वोल्ट 40 वोल्ट। जो फिगर ऊपर दिखाई थी बस उसी को थोड़ा ओरिएंटेशन चेंज कर लो। क्या दिखाई थी देखो जरा, ये हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड दिखाया था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कहा था, मोर पॉजिटिव कहा था, यहाँ पे नेगेटिव कहा था या लेस पॉजिटिव कहा था, और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखाए थे। यहाँ पे कहा था V1 ज्यादा होगा, यहाँ पे कहा था V2 जो है वो कंपैरेटिवली कम होगा। अब स्टूडेंट्स इस फिगर को क्या किया है, घुमा दिया। कितना घुमा दिया, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, मैं समझता हूं अप्रोक्सीमेटली 100 डिग्री। अब जैसे 100 डिग्री आपने इसको घुमाया, क्या हुआ जी, यहां पे ये पॉजिटिव वाला कॉन्सेप्ट बन गया, जो डॉटेड लाइन थी वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गई, जो सॉलिड लाइन थी वो डॉटेड में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल को सॉलिड से दिखा रखा है। तो देखो जो रखने वाले बच्चे हैं वो तो गड़बड़ कर जाते हैं, लेकिन जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है उसको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जरा देखिए 120 डिग्री वो कह ही रहा है जी, ये रहा। तो बच्चों ये फिगर अगर क्लियर है तो इसमें फिर कोई दिक्कत नहीं आती, नो डाउट। जो मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा है, हायर पोटेंशियल पे, देखिए 40 वोल्ट हायर पोटेंशियल पे, इसके नजदीक मेरा कंपैरेटिवली मोर पॉजिटिव चार्ज होगा, कंपैरेटिवली जो लेस पोटेंशियल है 20 वोल्ट है, वहां पे मेरा कंपैरेटिवली लेसर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है। अब डियर स्टूडेंट्स यहां हम लोग देखें कुछ और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की बात करें, ये डाइपोल हमने कंसीडर किया, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, दो चार्ज ले लिए। अब यहां भी देखो ओरिएंटेशन चेंज कर दी, पहले उसने यहां पॉजिटिव लिया था, यहां नेगेटिव लिया था, तो भैया कोई भी ओरिएंटेशन हो सकती है, डजंट मैटर। इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करता हूं, तो देखो आप क्या करोगे, नेगेटिव चार्ज के चारों तरफ ये स्फेरिकल लाइंस आप लोग ड्रॉ करो, ये इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गए, ये इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गए। अब नो डाउट जब आप इनको बड़ा करते जाओगे तो क्या होगा, दोनों आपस में कहीं एक जगह पे जाकर के टकराएंगे। जब टकराएंगे तो फिर क्या होगा जी, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो है वो दोनों के लिए कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूट्रल पॉइंट का कॉन्सेप्ट मैं दे रखा हूं, और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस की मैंने जो आउटलाइंस है वो दे रखी है। तो कई बार वो 2 मार्क्स में आप लोगों से इस तरह की फिगर पूछ लेता है, या तो फिगर देता है जैसा मैंने बिगिनिंग में बताया था, या तो फिगर देता है आपसे कॉन्सिक्वेंसेस पूछता है, केस स्टडी बनाता है, या तो फिर केस स्टडी देता है और आपसे फिगर बनवाता है। तो मैं समझता हूं जो भी मैक्सिमम चीजें हो सकती थी उनको मैंने यहां कोशिश की है डालने की। अब डियर स्टूडेंट्स इसके बाद में जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोगों का शुरू होता है वो शुरू होता है इक्विलिब्रियम को लेकर के। तो देखिए वैसे तो कंटेंट काफी हो जाएगा, आपके पास असाइनमेंट में भी काफी काम है, सिर्फ मैं इक्विलिब्रियम ही कराता हूं, आगे की चीजों को फिर हम लोग किसी दूसरी क्लास में डिस्कस करेंगे। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, 11th में हम लोग पढ़ के आए, जिन बच्चों ने रटा था उनको तो आज भी कोई रटी हुई पोजीशन याद है क्या, कि भैया मेरे पास एक लट्टू है, अब उसको मैं उसकी मीन पोजीशन से शिफ्ट करके छोड़ देता हूं और वो वापस उसी पोजीशन में आ जाए, तो मैं कहता हूं जी ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब दूसरा केस, मैंने लट्टू को लिया, मीन पोजीशन से शिफ्ट करके छोड़ा, ना तो वो आगे गया ना तो वापस लौट के आया, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब अनस्टेबल कंडीशन, लट्टू को लिया, जैसे नॉर्मल लट्टू आप घुमाते हो, मीन पोजीशन से शिफ्ट किया, छोड़ दिया और वो उसी डायरेक्शन में आगे चला गया, दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन बच्चों इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में कैसे कहेंगे, यस एब्सोल्युटली
on the basis of what force, on the basis of field, on the basis of potential energy. डिरेक्शन जहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, जब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। जहां इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। तो जहां पूरे सिस्टम की या पर्टिकुलर बॉडी की मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, वहां पे वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। और कंपैरेटिवली जहां मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, वहां वो अनस्टेबल होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट था हमारा, इसके बेसिस पे हमने इस चीज को बता रखा है, यहां पे ये शो कर रखा है, ये चार्ज की बात कर रखी है, डिस्प्लेस करने की बात कर रखी है। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया जी? डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? किसी को याद है? नहीं याद है? चलो मैं बताता हूं। dw इक्वल्स टू f इंटू dx, ये पढ़ा था, इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट था। इस वर्क डन को या पोटेंशियल एनर्जी कह रहे थे, इसको जरा उल्टा करना, क्या हो जाएगा? dw ओवर dx इक्वल्स टू फोर्स हो गया बच्चों। यही तो मैंने लिखा है, मैंने अभी यहां सिंगल डिफरेंशिएशन किया है। अगर मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? फोर्स की बात करते हैं तो क्या होता है? m इंटू ए होता है। एक्सीलरेशन को डिफरेंशिएट करते हो किसके रेस्पेक्ट में? डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में, तो क्या मिलता है? जल्दी बोलो, नहीं पता? पता कर लो बेटा, फायदे में रहोगे। चलो क्या, तो d2u ओवर dx स्क्वायर जहां पॉजिटिव होगा या u पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, वहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम मेरे को मिलेगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू व्हाट? स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें तो देखिए सेम कॉन्सेप्ट, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। जहां नेगेटिव होगा, जहां मैक्सिमम होगा, वहां पे ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग यहीं समाप्त करना चाहेंगे। एक क्लास हम लोग और इसकी रखेंगे, उसमें आगे की बात करेंगे। थैंक्स अ लॉट, कीप सेफ, बी सेफ।